हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थ्योरम की थी एन अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित जितने भी क्रमचय हैं वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप बनाते हैं, जिस ग्रुप को क्या कहते हैं, समित ग्रुप कहते हैं, सिमेट्रिक परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। और इसका ऑर्डर क्या था, फैक्टोरियल n के बराबर होता है। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए चक्रीय क्रमचय को स्टार्ट करते हैं। और देखो इसको क्या करेंगे, आज वाले लेक्चर में थोड़ा बहुत करेंगे और अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चक्रीय क्रमचय से हम स्टार्ट करते हैं और फिर जहां तक हम इसकी थ्योरम एक दो थ्योरम कर लेंगे और दो चार डेफिनेशन और एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो चक्रीय क्रमचय देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। चक्रीय क्रमचय साइक्लिक परमुटेशन, ध्यान से समझना। ये थोड़ा सा टॉपिक है, वो लेंथी तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा समझने की ध्यान से समझोगे तो ये समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो समझना, पहले परिभाषा लिख लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। माना एस बराबर x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। अपने पास एक सेट है x1 x2 x3 xn, सो x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn है। परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट अपने पास कोई परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय तथा f इस समुच्चय का ऐसा क्रमचय है कि f x1 की इमेज, देखो अब चक्रीय में क्या होता है, f x1 की इमेज कहां पे होगी, x2 पे होगी, एक आगे होगी। तो यहां देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो इसको f x i की इमेज है वो x i प्लस 1 पे होगी। x जो i है, x i की इमेज कहां पे होगी, x i प्लस 1, मतलब x1 की इमेज x2 पे होगी, x2 की इमेज x3 पे होगी, x3 की इमेज x4 पे और x5 की इमेज x6 पे होगी। और i कहां से स्टार्ट है, 1 2 3 एंड k माइनस 1 तक, ठीक है, k माइनस 1 तक। अब यहां देखो क्या होता है कि f x k की इमेज जो लास्ट अवयव होता है उसकी इमेज कहां पे आती है, x1 पर आती है। और क्रमचय में कुछ अवयव क्या होते हैं जिनकी इमेज खुद पर होती है। तो xj की इमेज कहां पे होती है, xj पे, और j है वो नॉट इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन k। अब देखो क्या परिभाषा होती है, वापस एक बार बताऊंगा मैं, एक बार आप लिख लो इसको डेफिनेशन को। तब f k लंबाई का चक्रीय क्रमचय कहलाता है, k लंबाई का चक्रीय क्रमचय कहलाता है। इसे f बराबर x1 x2 f x1 x2 x3 इसे f इक्वल टू x1 x2 x3 एंड सो ऑन xk माइनस 1 और xk से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं।
अब देखो ध्यान से समझना इसकी परिभाषा क्या लिखी है हमने, और फिर एग्जाम्पल से कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो एस एक समुच्चय दे रखा है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn एक फाइनाइट सेट दे रखा है, और f इस समुच्चय का ऐसा क्रमचय है कि जिसमें f xi की इमेज जो होगी ना वो xi प्लस 1 के बराबर होगी, और f xk की जो इमेज है लास्ट वाले जो अवयव है उसकी इमेज किसके बराबर होगी, x1 के बराबर होगी, और f xj की इमेज कहाँ पे होगी, xj पर होगी, j का मान 1 2 3 एंड सो ऑन k के बराबर नहीं होगा। इसे तब क्या कहेंगे कि f को k लंबाई का चक्रीय क्रमचय कहेंगे, तब f को क्या कहेंगे, k लंबाई का चक्रीय क्रमचय कहेंगे। और इसे किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, जो क्रमचय होता है चक्रीय जो होता है चक्कर साइक्लिक जो होता है उसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, f बराबर x1 x2 x3 xk -1 xk से व्यक्त करते हैं। अब देखो एग्जांपल मैं बता देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये सारी चीजें मैंने जो ऊपर लिखी है ना ये सारी मैं एग्जांपल से आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से हमने इसको लिखा है। तो देखो एग्जांपल की बात करते हैं हम, ध्यान से समझना, एग्जांपल से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। f इक्वल टू अपने पास मान लो एक f दे रखा है अपने को इस प्रकार कि 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 6 पे, और 4 की इमेज 4 पे, और 5 की इमेज 5 पे, और 6 की इमेज 1 पे। ठीक है, 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 6 पे, 4 की इमेज 4 पर, 5 की इमेज 5 पर, और 6 की इमेज 1 पर। ठीक है, अब देखो चक्रीय क्रमचय में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, चक्रीय क्रमचय में हम किस प्रकार से इसको व्यक्त करेंगे, देखो समझना ध्यान से इसको, चक्रीय क्रमचय या चक्र में हम किस प्रकार से इसको व्यक्त करेंगे। देखो 1 की इमेज 2 पर, तो पहले लिखेंगे हम 1 की इमेज 2 पर, 1 की इमेज 2 पर कैसे पढ़ेंगे इसको कि आगे 1 लिखा हुआ ना तो 1 की इमेज 2, और फिर 2 की इमेज देखो यहाँ पे कितना है 3, तो आगे लिख देंगे क्या 3, तो यहाँ पे पढ़ेंगे क्या 2 की इमेज 3 पर, 2 की इमेज 3 पे, फिर आगे देखो 3 की इमेज कहाँ पे है 6 पे, तो 3 के बाद में क्या लिख देंगे हम 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 की इमेज 6। अब देखो 6 की इमेज वापस क्या पे आ गई 1 पे आ गई, तो 1 पे आते ही क्या कर देंगे इसको बंद कर देंगे, 1 पे आते ही क्या कर देंगे इसको बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको समझना देखो ध्यान से, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है कि 1 की इमेज 2 पर है ना, 1 की इमेज 2 पर ऐसे लिखेंगे जिस प्रकार से ऊपर दे रखा है ना आपको उस प्रकार से लिखना होता है, 1 की इमेज 2 पर, और 2 की इमेज 3 पर, और 3 की इमेज 6 पर, और 6 की इमेज 1 पर। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं चक्रीय क्रमचय या चक्र कहते हैं इसको। देखो किस प्रकार से लिख रखा था 1 की इमेज 2 पर, तो पहले हमने 1 को लिख दिया, फिर आगे क्या लिख दिया 2, तो 1 की इमेज 2 हो गई, फिर 2 की इमेज कहां पे थी 3, तो उसके आगे 2 के आगे क्या लिख दिया 3 लिख दिया, तो 2 की इमेज क्या हो गई 3 हो गई। फिर इसी प्रकार 3 की इमेज क्या हो गई 6, 3 की इमेज 6 रहेगी तो 3 की इमेज 6 हो गई, और 6 की इमेज वापस क्या आ गई 1 पर, तो 1 पे वापस वो इमेज आने के बाद में क्या कर देंगे उसको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। अब देखो क्या बच गया 4 की इमेज 4 पर, और 5 की इमेज 5 पर। तो चक्रीय क्रमचय में क्या करते हैं कि जिसकी इमेज खुद पर होती है ना उनको हम शामिल नहीं करते हैं, जिसकी इमेज खुद पर होती है उनको हम चक्र में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है ना, चक्रीय क्रमचय देखो एक बार वापस देख लो क्या क्या चीजें इसमें आपने किस प्रकार से पढ़ी है। देखो वापस देखो इसमें चक्रीय क्रमचय में जैसे हमने को ऐप दे रखा था, हमें चक्रीय क्रमचय या चक्र बनाना था, तो चक्र कैसे बनाते हैं 1 की इमेज कहाँ दे रखी है 2 दे रखी है, तो 1 की इमेज यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ऐसे लिख देंगे। फिर आगे देखो 2 की इमेज 3, तो 2 के बाद में क्या लिख देंगे 3, तो 2 की इमेज 3, फिर 3 की इमेज किस पे दे रखी है 6 पे, तो 3 की इमेज 6 लिख दिया, और 6 की इमेज वापस किस पे आ गई 1 पे, तो 1 पे आते इसको क्या कर देते बंद कर देते। क्यों, क्योंकि देखो हमने पढ़ा क्या है, हमने ये पढ़ा है एक्स आई की इमेज क्या होगी एक्स आई प्लस 1 पे, मतलब एफ x1 की इमेज किस पर होगी x2 पर होगी, x1 की इमेज x2 पर, x2 की इमेज x3 पर। ठीक है, x2 की इमेज x3 पर, और x3 की इमेज x4 पर। इस प्रकार आगे के लिखते हैं, और जब क्या करते हैं कि लास्ट की इमेज जो जिस अवयव पे आते हैं जिस अवयव पर वापस आ जाती है, इसमें हमने लिखा है ना कि एफ एक्स के की इमेज किस पे आ जाए x1 पर आ गई, एक्स के की इमेज जो लास्ट वाला अवयव है उसकी इमेज किस पर आ जाए वापस उसी अवयव पर आ जाए पहले अवयव पर, तो यहाँ पे हम क्या करते थे चक्र को बंद कर देते हैं, चक्र को क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं। आपको जितना समझ में आया उतना अच्छा है, और अभी और आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना इससे रिलेटेड आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी।
और चक्र में क्या नहीं शामिल करते हैं, चक्र में खुद जिसकी इमेज खुद पर होती है ना उनको हम चक्र में शामिल नहीं करते हैं। अब देखो 4 4 और 5 5 को हमने क्यों नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि इसमें क्या है कि खुद की इमेज खुद पर है, तो चक्रीय क्रमचय जो चक्र होता है उस चक्र में खुद की इमेज खुद को हम शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये देखो अब कितनी लंबाई का चक्रीय क्रमचय हो गया, कितने लंबाई का हो गया, 4 लंबाई का ये चक्रीय क्रमचय हो जाएगा, जो कि 4 लंबाई का चक्रीय क्रमचय, 4 लंबाई का चक्रीय क्रमचय। सबसे इजी चैप्टर है ये, और इसमें आराम से आपके एक क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नोट लगा के लिखो। तो पहला नोट क्या कहता है कि प्रत्येक क्रमचय को चक्रीय क्रमचय के रूप में लिखा जा सकता है। कि प्रत्येक जो क्रमचय है, ये क्या था, क्रमचय था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, चक्रीय क्रमचय में कन्वर्ट कर दिया। तो प्रत्येक क्रमचय को चक्रीय क्रमचय के रूप में लिखा जा सकता है। कि जितने भी क्रमचय हैं उन सारे क्रमचय को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, चक्र के रूप में लिख सकते हैं। चक्रीय क्रमचय के रूप में इतना याद रखना कि चक्रीय क्रमचय में उन अवयवों को शामिल नहीं करते जिनमें खुद की इमेज खुद पर होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रमचय को चक्रीय क्रमचय के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं हम, एक और लिख के बताता हूं, देखो मैं आपको f बराबर जैसे ये है 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 4 पे, 3 की इमेज 3 पर, 4 की इमेज 1 पे, 5 की इमेज 5 पे, 6 की इमेज 7 पे, 7 की इमेज 8 पे, और 8 की इमेज 9 पे, और 9 की इमेज 6 पे। ठीक है, अब देखो इसको अपने को चक्कर में बदलना है, किस प्रकार बदलोगे, देखो पहले करो 1 से स्टार्ट, 1 की इमेज किस पर है, 2 पे, तो इसके जस्ट बाद में क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ देखो इस प्रकार से देखना है कि 2 की इमेज देखो, तो यहाँ पे 2 की इमेज कितनी 4, तो 4 लिख दो आगे। अब यहाँ से देखो 4 देखो, 4 की इमेज कहाँ पे 1 पे, तो वापस आ गए ना पहले वाले अवयव की, तो इसको क्या कर दो, बंद कर दो। अपने को देखो किस प्रकार से देखना है कि 1 की इमेज देखो, पहले यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करना होता है, 1 की इमेज देखो 2, तो अब देखो 2 की इमेज देखो, तो 2 की इमेज क्या है 4, तो लिख दिया आगे 4। फिर 4 की इमेज देखो 1 पे आ गई, तो 1 पे आते ही क्या हो जाएगा, क्लोज कर देंगे चक्रीय क्रमचय को। ठीक है, अब देखो फिर क्या स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 3 की इमेज तो 3 पे है, तो यहाँ से हम लिखना नहीं करेंगे स्टार्ट। अब देखो 5 से भी नहीं स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि 5 की इमेज भी 5 पे, तो इसको भी चक्रीय क्रमचय में शामिल नहीं करते, तो कहां से स्टार्ट करेंगे 6 से। अब 6 की इमेज कहाँ पे है 7 पे, तो 7 के बाद में देखो 7 की इमेज किस पे है 8 पे, तो 8 लिख दिया। 8 की इमेज किस पर है 9 पर, और 9 की इमेज वापस किस पे 6 पे, तो ये हो गया आपका चक्रीय क्रमचय। समझ में आ गया, पहले अवयव की इमेज दूसरे पे, दूसरे की तीसरे पे, तीसरे की चौथे पर, लास्ट वाले अवयव की किस पे होती है, पहले वाले अवयव की इमेज के बराबर होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला नोट। दूसरा, एक चक्रीय क्रमचय को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं वो भी बताऊंगा। दूसरा पॉइंट लिखो, एक चक्रीय क्रमचय को कई प्रकार से लिखा जा सकता है। एक चक्रीय क्रमचय को हम क्या कर सकते हैं, कई प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, लिखा जा सकता है, किस प्रकार से देखो एग्जांपल में बताता हूं मैं आपको अच्छे से। 1 2 3 4 है, अब देखो 1 2 3 4 है, तो इसको क्या करो आगे खिसकाते जाओ। आगे कैसे खिसकाओगे, जैसे इस 1 को क्या करो आगे खिसकाओ, आगे खिसका के फिर क्या करो, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 3 4 1 भी लिख सकते हैं, 2 3 4 1, फिर इसके बराबर में क्या होगा 3 4 1 2, और फिर 4 1 2 3। इस प्रकार से हम इसको लिखा जा सकता है। एक एक अवयव को क्या कर सकते हैं, आगे खिसकाकर हम इसको लिख सकते हैं। एक चक्रीय क्रमचय को हम कई प्रकार से लिखा जा सकता है। तो 1 2 3 4 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे खिसकाते जाओ 2 3 4 1, फिर आगे और खिसकाओ एक अवयव को, तो 3 4 1 2, फिर 4 1 2 3।
ठीक है, एक एक अवयव को आगे खिसका के हम एक एक अवयव जो है वो आगे खिसका के पीछे ले आएंगे उसको। तो जैसे 1 को हटा के पीछे ले आए तो 2 3 4 1 बन गया, फिर 2 को आगे खिसका दिया तो 2 3 3 4 1 2 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो चक्र का प्रतिलोम। चक्र का प्रतिलोम, अब चक्र का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, देखो चक्र का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो देखो चक्रीय क्रमचय को चक्रीय क्रमचय को चक्रीय क्रमचय के अवयव को चक्रीय क्रमचय के अवयव को चक्रीय क्रमचय के अवयव को उल्टे क्रम में लिखने पर चक्र का प्रतिलोम प्राप्त होता है। चक्र का क्या प्राप्त होता है, प्रतिलोम प्राप्त होता है। चक्रीय क्रमचय के अवयव को यदि हम उल्टे क्रम में लिख दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, चक्र का प्रतिलोम प्राप्त होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल लिखते हैं, एफ बराबर अपने को मान लो जैसे दे रखा है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो एफ इनवर्स कैसे निकालोगे, तो चक्र के जो अवयव है उनको क्या कर दो, उल्टे क्रम में लिख दो, 4 3 2 1 4 3 2 1, इस प्रकार से हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका चक्र का प्रतिलोम। क्या हो जाएगा, चक्र का प्रतिलोम। ठीक है, तो चक्र का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, चक्रीय क्रमचय के अवयव को यदि हम उल्टे क्रम में लिख देंगे तो चक्र का प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। फिर चक्र की कोटि कैसे निकालते हैं, ये छोटी छोटी चीजें है ना सारी, ये आपकी क्वेश्चंस में काम आएगी, इसलिए आपको पॉइंट बना के लिखा रहा हूं मैं। चक्र की कोटि कैसे निकालेंगे सारे के हम एग्जांपल करेंगे, बड़े एग्जांपल जिसमें आपके सारी चीजें पूछी जाएंगी, प्रतिलोम भी निकलवाएगा, कोटि भी निकलवाएगा, एक साथ ही निकलवाता है। ठीक है, तो देखो चक्र की कोटि कैसे निकालेंगे, माना एफ, अब देखो चक्र की कोटि कैसे निकालेंगे हम, माना एफ चक्रीय क्रमचय है, माना एफ क्या है, चक्रीय क्रमचय है, तब छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n जिसका अस्तित्व इस प्रकार हो कि f की पावर यदि हम कितनी करें, मतलब उसको कितने बार अपन मल्टीप्लाई करें कि अपने पास क्या आ जाए, i, और जहां पे i क्या है, तत्समक क्रमचय। देखो इनकी डेफिनेशन से ज्यादा आपको एग्जांपल से ज्यादा समझ में आती है चीजें, इसलिए डेफिनेशन तो आप ऐसे नॉर्मली देख लिया करो। तत्समक क्रमचय है, ध्यान रखना तत्समक अवयव नहीं है। तत्समक क्रमचय, तो f तो आपके पास चक्रीय क्रमचय दे रखा है, तब छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n जिसका अस्तित्व इस प्रकार हो कि f की पावर n करने पर अपने पास क्या मिल जाए, i मिल जाए। तो जहां i क्या है, आपका तत्समक क्रमचय है। देखो एग्जांपल से आपको मैं क्लियर करता हूं ये चीजें कि आपके पास चक्र की कोटि कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अपने पास मान लो f दे रखा है
1 2 और 3, ये आपको चक्कर दे रखा है। ठीक है, पहले इसको क्या करो, क्रमचय में कन्वर्ट करो। तो क्रमचय में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब आपको आना चाहिए कि चक्कर जो दिया हुआ है उस चक्कर को आपको क्रमचय में कैसे कन्वर्ट करते हो और क्रमचय से चक्कर में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो देखो ऐसे समझो, 1 की इमेज 2 पर, चक्कर में आपको पढ़ना आता है ना किस प्रकार से लिखा होता है कि 1 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज 3 पर और 3 की इमेज 1 पर। इस प्रकार से होता है ना कि x1 की इमेज x2 पे, x2 की इमेज x3 पे, x3 की इमेज x4 पे और लास्ट वाले अवयव की इमेज पहले वाले पर। ये होता है आपकी चक्र की डेफिनेशन। ठीक है, चक्रीय क्रमचय चक्कर एक ही बात है। ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रमचय में कन्वर्ट कर रहे हैं, परमुटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 की इमेज 2 पर, ऐसे तो अपन लिखते हैं ना, क्रमचय को कैसे लिखते हैं, 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर और 3 की इमेज 1 पर। यह आपका हो गया चक्कर में क्रमचय में कन्वर्ट हो गया। अब अपने को पता है कि f की पावर n, मतलब f को आप इतनी बार मल्टीप्लाई करो जब तक, इतनी बार मल्टीप्लाई करो तब तक, जब तक मल्टीप्लाई करो तब तक कि अपने को तत्सम क्रमचय नहीं मिल जाए। तो तत्सम क्रमचय आप जानते हो कि क्या होता है कि खुद की इमेज खुद पर होती है ना, एक की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 3 पर। ये होता है आपका तत्सम क्रमचय। तो एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, एफ इंटू एफ करो। कल मैंने आपको गुणा करना बताया था ना, कैसे करते हैं, तो करो। देखो कैसे देखते हैं, लास्ट वाले अवयव की 1 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज 3 पर। तो 1 की इमेज किस पे हो जाएगी, 3 पर। 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 1 पर, तो 2 की इमेज किस पे हो जाएगी, 1 पर। 3 की इमेज 1 पर और 1 की इमेज 2 पर, तो 3 की इमेज 2 पर। ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये तो अपने पास क्या आ गया, एफ स्क्वायर। अभी तक अपने पास तत्सम क्रमचय नहीं मिला, तो एक बार और मल्टीप्लाई करो, एफ क्यूब निकालेंगे। तो एफ क्यूब कैसे निकालोगे, एफ को एफ स्क्वायर इंटू एफ ऐसे तो निकालेंगे। तो एफ अपने पास क्या है, 1 की इमेज 3 पर, 2 की इमेज 1 पर, 3 की इमेज 2 पर और एफ क्या अपने पास, ये। ठीक है, इसके बाद में देखो इसको गुणा करो वापस, आपको पता ही है कि 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 1 पर, तो 1 की इमेज 1 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 2 पर, तो 2 की इमेज 2 पर, 3 की इमेज 1 पर, 1 की इमेज 3 पर। तो ये क्या हो गया आपके पास, एफ क्यूब बराबर क्या आ गया, आई आ जाने का, इसकी कोटि एन जो होती है वही तो होती है। तो ये अपने पास क्या आया, एफ क्यूब करने पर क्या आ गया अपने पास, आई। तो तत्समक चक्र एफ की कोटि क्या हो जाएगी आपके पास, 3 हो जाएगी। समझ में आ गया। देखो ये सरल सरल चीजें हैं, ज्यादा कोई हार्ड इसमें है नहीं, समझाने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना, एक बार में समझ में ही आ जाती है, छोटी छोटी चीजें आपके पास। अब लिखो, एक थ्योरम करवाता हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, पर अपने आगे इसमें एक चक्रीय क्रमचय की थ्योरम दे रखी है तो उसको हम कर लेते हैं ना। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2003 में आई है, उसके बाद में थ्योरम नहीं पूछी हुई है। तो देखो इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, फिर भी एक बार देख लेना, ऊपर ऊपर की नजरों से देख लेना, क्योंकि है ना क्या पता, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी थ्योरम दे सकते हैं वो। आर लंबाई के चक्कर की कोटि आर होती है। यदि आर लंबाई का कोई चक्कर होता है उसकी कोटि कितनी होती है, आर होती है। यदि अपने पास के लंबाई का कोई चक्करी क्रमचय है तो अपने पास उसकी लंबाई भी कितनी होती है, के ही तो होती है। यही तो हमें देखा था, है ना। अब इसको आपको क्या करना है, थ्योरम से प्रूव करना है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2003 में पूछी हुई है। तो देखो इसको प्रूव करते हैं। थ्योरम की यदि आपको चक्रीय क्रमचय की आपको डेफिनेशन अच्छे से तैयार है तब तो ये आप आराम से सिद्ध कर लोगे, और नहीं यदि आपको समझ में आई तो ये थोड़ी सी आपके लिए लेंथी हो सकती है। फिर भी हम कोशिश करते हैं देखो करने की। माना सबसे पहले आपने क्या मान लिया, एफ बराबर हमने मान लिया क्या, एक आर लंबाई का चक्कर मान लेते हैं। चक्कर कैसे मानते हैं, x1 की इमेज x2 पर, x2 की इमेज x3 पर और x3 की इमेज x4 पर, और ये लास्ट में आता है r। ये आर लंबाई का क्या मान लिया हमने, एक चक्कर मान लिया। आर लंबाई का क्या मान लिया, एक चक्कर मान लिया। यहां तक क्लियर है सबके। आर लंबाई का हमने क्या मान लिया, एक चक्कर मान लिया। अब इस चक्कर में किस प्रकार से होता है, यही तो होता है अपने पास कि x1 की इमेज x2 पर, भैया एफ x1 की इमेज x2 पर होती है, और यदि हम x2 की f2 x1 निकाले तो f2 x1 का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि f x1
तो यहां से ये क्लियर हो जाएगा कि जो f2x1 की इमेज आ जाएगी वो x3 पे आ जाएगी, और f3x1 निकालेंगे फिर fx4 के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल देंगे, और frx1 की इमेज जो निकालेंगे फिर वो किसके बराबर आ जाएगी, x1 के बराबर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx1 की इमेज किस पर है, x2 पर, और fx2 की इमेज किस पर है, x3 पर। तो f2x1 किसके बराबर आ गया, x3 के बराबर। अब यदि हम f3x1 निकाले, fx31 किसके बराबर आना चाहिए, x4 के। तो यहां से हो जाएगा f2x1, और f2x1 किसके बराबर है, x3 के, और x3 की इमेज किस पर है, x4 पर है। ये समझ में आया कि fx1 की इमेज तो x2 पर है, f की पावर 2x1 निकालें तो x3 के बराबर आ गया। भाई x1 से तीसरा वाला जो पद है ना भाई, दूसरा वाला पद है भाई, x1 से दूसरा वाला पद है वो किसके बराबर है, यहाँ देखो x1 की इमेज तो x2 पे है, और x1 के दूसरा पद क्या है, x3 पर। x1 का यदि हम तीसरा पद निकालेंगे, f3x1 निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, x4 के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि r-1 किसके बराबर होगा, fr-1 x1 की किसके बराबर हो जाएगा, xr के बराबर आ जाएगा। एक पद आगे तो आ रहा है। इसी प्रकार fr-1 x1 किसके बराबर होगा, xr के बराबर होगा, ठीक है। और frx1 किसके बराबर होगा, x1 के बराबर। निकाल सकते हो कैसे, fr-1 x1, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, fxr। और fxr की इमेज आपको पता है कि लास्ट वाले अवयव की इमेज किस पर होती है, पहले वाले अवयव पर होती है। तो ये आ गया अपने पास frx1 की इमेज x1 पर आ गई, ठीक है। इसी प्रकार frx2 की इमेज किस पर आएगी बताओ भाई, हमने frx1 निकाला, x1 के बराबर आ गया, frx2 किसके बराबर आ जाएगा, x2 के बराबर। frx3 किसके बराबर आ जाएगा, x3 के बराबर आ जाएगा, और frxr किसके बराबर आ जाएगा, xr के बराबर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सबके। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि xi की इमेज किस पर आएगी, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि frxi की इमेज किस पर आ गई अपने पास, xi के बराबर आएगा, फॉर ऑल i बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन r के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो r की जगह हम क्या रखें भाई, जो i है वो अपने पास क्या हो जाए, 1 आ जाए। तो जैसे frx1 की इमेज x1 पर, frx2 की इमेज x2 पर, frx3 की इमेज x3 पर, frx4 की इमेज x4 पे। इसके बाद में क्या होगा देखो, तथा जो अवयव चक्री क्रमचय में नहीं होंगे, लेकिन वो क्रमचय में तो होंगे ही ना। तथा जो अवयव चक्री क्रमचय में नहीं हो परंतु क्रमचय में हो, तब क्रमचय में हो। आपको पता है कि कोई भी अवयव, जैसे मान लो अपन क्या करते हैं, चक्र में उन अवयवों को शामिल नहीं करते जिनकी इमेज खुद पर होती है, लेकिन वो क्रमचय में तो होते ही हैं। भाई हमने जो एग्जांपल देखा था, जैसे f निकाला था, 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 4 पे, 4 की इमेज 5 पे, और 6 की इमेज 6, ऐसे आ गया। तो इसको हम जब चक्रीय में बदला तो 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 4 पे, 4 की इमेज 5 पे, और एक और बदल दो कि 5 की इमेज 1 पर, तो 5 की इमेज 1 पर। ये हो गया आपका चक्रीय। लेकिन 6 की इमेज 6 पर इसको हमने शामिल नहीं किया, चक्र में नहीं शामिल किया, लेकिन वो क्रमचय में तो होता ही है। तो यही चीज लिखी है कि दो अवयव चक्री क्रमचय में नहीं होता परंतु क्रमचय में तो आई। भाई चक्र में तो उसको शामिल नहीं किया, लेकिन चक्री क्रमचय में तो है ना वो अवयव। तो देखो यहां से इसका मतलब कुछ अवयव ऐसे भी हैं जिनकी इमेज खुद पर है, उसको मैंने क्या मान लिया, एफ एक्स बराबर एक्स मान लिया। मतलब अक्सर
एफ एक्स बराबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया, मतलब खुद की इमेज खुद पर ही है। तब परंतु क्रमचय में हो तब एफ एक्स की इमेज किस पर मान ली हमने, एक्स पर मान ली। तब एफ आर एक्स बराबर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के। फॉर ऑल, ये कौन से अवयव है, वो अवयव है जो चक्रीय क्रमचय में शामिल नहीं है, जो ये वो अक्ष है जो डज नॉट बिलोंग्स टू क्रमचय, चक्रीय क्रमचय में, चक्रीय क्रमचय में वो अवयव शामिल नहीं करते। क्यों, क्योंकि अपन चक्र में उन अवयव को शामिल करते हैं जिनकी इमेज क्या हो, मतलब पहले की इमेज दूसरे पे, दूसरे की इमेज तीसरे पे, तीसरे की इमेज चौथे पर, मतलब खुद की इमेज खुद पर होती है, उनको हम किस में शामिल नहीं करते, चक्रीय क्रमचय में शामिल नहीं करते हैं। तो इन समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, ये एक समीकरण एक और ये एक समीकरण सेकंड। तो समीकरण एक और दो से हम क्या लिख सकते हैं, देखो समीकरण एक और दो से हम लिख सकते हैं कि एफ आर एक्स की इमेज किस पर है, एक्स पर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्रमचय, वो अवयव सारे जो किस में बिलोंग करें, क्रमचय में बिलोंग करेंगे। अतः चक्रीय क्रमचय एफ की कोटि आर है। अतः अतः चक्रीय क्रमचय एफ की कोटि आर है। आर है अर्थात आर लंबाई के चक्र की कोटि आर होती है। आर लंबाई के चक्कर की कोटि कितनी होती है, आर होती है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है, इसको एक बार दो बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी। इसके बाद में लिखते हैं पक्षांतरण। ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन देखो, वह चक्रीय क्रमचय, ये छोटी छोटी परिभाषा सारी काम आएगी आपके एग्जांपल्स में, इसलिए सारी परिभाषा लिखा रहा हूं मैं। वह चक्रीय क्रमचय जिसकी लंबाई कितनी होती है, 2 होती है। वह चक्रीय क्रमचय जिसकी लंबाई 2 हो, 2 हो, पक्षांतरण कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो किस प्रकार से होते हैं ये पक्षांतरण, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से होते हैं। पक्षांतरण भी आपको मैं बनाना बताऊंगा किस प्रकार से हम बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो आपके पास चक्रीय क्रमचय हो, क्या हो, एक चक्रीय क्रमचय दे रखा हो, किस प्रकार से देखो, x1, x2, x3, x1 की इमेज x2, x2 की इमेज x3, x3 की इमेज x4 और लास्ट में xn-1 की इमेज xn पर। ये तो होता है चक्रीय क्रमचय। अब पक्षांतरण कैसे बनाएंगे, देखो पक्षांतरण कैसे बनाएंगे, इस वाले अवयव के लास्ट वाले अवयव के साथ x1 xn, x1 xn, फिर x1 xn-1, फिर x1 xn-2, इस प्रकार से हम पक्षांतरण बनाते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, हिसाब से देखो एग्जांपल से समझे तो हम इस चीज को 1 2 3 4, 1 2 3
4, इसके पक्षांतर बनाए तो क्या पक्षांतर बनेंगे बताओ इसको, 1 4 1 3 और 1 2, ये आपके हो जाएंगे पक्षांतरण। ये क्या हो जाएंगे आपके पक्षांतरण हो जाएंगे। ठीक है, पहले अवयव की फिर लास्ट के साथ, फिर उससे पहले वाले अवयव के साथ और फिर सेकंड वाले अवयव के साथ। तो 1 की किस प्रकार से पक्षांतरण बनाते हैं, देखो 1 की 4 के साथ, फिर 1 की 3 के साथ और फिर 1 का 2 के साथ। इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, पक्षांतरण बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। छोटी छोटी परिभाषा है, इनको एक बार में समझ जाते समझ में आ जाता है कि पक्षांतरण कैसे बनाते हैं, कोटि कैसे निकालते हैं, सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में चलो असंयुक्त चक्र में आगे बढ़ते हैं। असंयुक्त चक्र डिसजॉइंट जो आपका साइकिल्स है, डिसजॉइंट साइकिल असंयुक्त चक्र सबसे इजी चैप्टर है ये आपका। असंयुक्त चक्र डिसजॉइंट साइकिल्स, साइकिल है साइकिल्स, इसकी परिभाषा लिख लो पहले। दो असंयुक्त चक्र है, दो असंयुक्त चक्र कहलाते हैं यदि उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। असंयुक्त चक्र कहलाता है। क्योंकि देखो ये सारी चीजें आपको थ्योरी से कम समझ में आएगी, एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और जब मैं इसके अगले लेक्चर में एग्जाम्पल कराऊंगा ना, उसमें आपको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। मैं सारी चीजें मैं दोबारा से बताने वाला हूँ कि असंयुक्त चक्र कौन से थे, किस प्रकार से हम कोटि निकालते हैं, किस प्रकार से हम चक्र बनाते हैं, सारी चीजें मैं एक बार वापस से रिविजन करने वाला हूँ, ये मान के चलो। तो इसलिए एक बार आराम से आप इसको पढ़ो, जहां समझ में नहीं आए वहां पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो जैसे मान लो एक एफ दे रखा है 1 2 3 और एक जी दे रखा है आपको 4 5, तो ये आपको पता है कि दोनों असंयुक्त चक्र है क्योंकि इनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल परिभाषा ही है। फिर इसके बाद में आती है क्रमचय की कोटि कैसे निकालते हैं। किसी भी क्रमचय की कोटि कैसे निकालते हैं, क्रमचय को किस में कन्वर्ट करो, चक्कर में कन्वर्ट करो और फिर उसमें क्या करो, दोनों चक्र का एलसीएम ले लो, जितने भी अवयव उनका एलसीएम ले लो। ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। तो देखो क्या परिभाषा है इसकी, परिभाषा लिखते हैं। क्रमचय की कोटि क्रमचय की कोटि उन सभी असंयुक्त चक्रों की लंबाइयों का लसाअ होता है। लसाअ मीन बताइए आपको, एलसीएम होता है जिसके गुणनफल के द्वारा क्रमचय को, देखो ये कोई परिभाषा नहीं पूछेंगे आपको, ये नहीं पूछेंगे क्रमचय की कोटि की परिभाषा बताओ। क्रमचय की कोटि आप परिभाषा पूछ सकते हैं तो आपको ये बता दें कि क्रमचय की कोटि उन सभी असंयुक्त चक्रों की लंबाई है, उनका लसाअ होता है जिसके गुणनफल के द्वारा यदि अपन क्या करें, क्रमचय को व्यक्त किया जा सके। क्रमचय को व्यक्त किया जा सके। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं क्रमचय की कोटि, एग्जाम्पल से समझाता हूं, क्योंकि देखो ये चीजें सारी एग्जाम्पल से ही समझ में आने वाली है आपकी। देखो
एफ हमने क्या ले लिया, क्रमचय ले लिया। 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 1 पर, 4 की इमेज 4 पे, 5 की इमेज 6 पे और 6 की इमेज 5 पर। अब इसकी क्या निकालते हैं हम, कोटि निकालते हैं। तो कोटि निकालने के लिए पहले इसको किस में कन्वर्ट करो, चक्रीय क्रमचय में कन्वर्ट करो। और चक्रीय क्रमचय में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है कि 1 की इमेज देखो, 1 की इमेज कहाँ पे है, 2 पे, तो 1 की इमेज 2 लिख दिया। फिर 2 की इमेज देखो कहाँ पे है, 3 पर, और 3 की इमेज फिर वापस क्या है, 1 पे, तो इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर आगे कब से, कहां से स्टार्ट करेंगे, 4 की इमेज 4 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 4 की इमेज 4 तो अपन शामिल नहीं करते इसमें, तो फिर कहां से स्टार्ट करेंगे, 5 की इमेज 6 और 6 की इमेज 5 पर, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब इस चक्र की कोटि कैसे निकालोगे। अब देखो ये जो चक्रीय क्रमचय हमने कन्वर्ट किया है, इस चक्रीय क्रमचय में अवयव देखो, इसमें कितने अवयव, 3, और इसमें कितने अवयव, 2। 3 और 2 का क्या ले लो, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो इस क्रमचय की कोटि कितनी आ जाएगी, 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। फिर आगे लिखो सम और विषम क्रमचय। अब सम और विषम क्रमचय क्या होता है, इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन क्या होता है, यदि हम इसको क्या करें, पक्षांतरणों में बदल दे, और पक्षांतरणों की संख्या यदि सम आती है, जैसे ये कितने पक्षांतरण हो गए, इन सारे को क्या करेंगे, पक्षांतरणों में बदलेंगे। और पक्षांतरणों को मैंने आपको बदलना बताया था कि जैसे मान लो 1 2 3 को मेरे को पक्षांतरण बदलना है, तो कैसे बदलूंगा बताओ, 1 3 पहला अवयव लास्ट अवयव, फिर पहला अवयव उससे पीछे वाला अवयव, है ना। तो ये कितने पक्षांतरण हो गए, 2 पक्षांतरण हो गए, और दोनों 2 पक्षांतरण हो गए, और जो 2 है वो सम संख्या है, तो ये सम क्रमचय हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, विषम क्रमचय हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसके नोट लगा के 2-3 पॉइंट लिखेंगे और फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, फिर कल हम पढ़ेंगे क्या, एकांतर ग्रुप पढ़ेंगे, और एकांतर ग्रुप से आगे फिर हम ट्यूशन करेंगे। एकांतर ग्रुप की एक थ्योरम करेंगे कल एक, और फिर उसके एग्जांपल्स करेंगे। तो देखो सम तथा विषम क्रमचय, सम तथा विषम क्रमचय, इवन एंड ऑड परमुटेशन। ठीक है, तो देखो आगे लिखते हैं, इसको डेफिनेशन लिखते हैं पहले और फिर हम इसको आगे करते हैं। तो देखो क्रमचय को पक्षांतरणों में बदल दो। पहले क्रमचय को पक्षांतरणों के रूप में व्यक्त करने पर क्रमचय को क्या करो, पक्षांतरणों के रूप में व्यक्त करने पर यदि पक्षांतरणों की संख्या सम हो तो तब सम क्रमचय, और अदरवाइज विषम हो तो विषम क्रमचय। पक्षांतरणों की संख्या विषम हो तो विषम क्रमचय कहलाता है। विषम क्रमचय कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे मान लो एक क्रमचय ले लिया हमने, क्या 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 1 पर, 4 की इमेज 4 पे, और 5 की इमेज 6 पर, और 6 की इमेज 7 पे, 7 की इमेज 5 पर, 8 की इमेज 8 पर। तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो, चक्रीय क्रमचय में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो करो। 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 1 पर, वापस बंद। 4 की इमेज 4 पर, इसको शामिल नहीं करते, फिर किससे स्टार्ट करेंगे, 5 से।
5 की इमेज 6 पर, 6 की इमेज 7 पर, 7 की इमेज 6 की इमेज 7 पर और 7 की इमेज 5 पर, है ना। इसको बंद, और 8 की इमेज 8 पर, इसको शामिल नहीं करते हैं। अब इसको निकालो, पक्षांतरण निकालो, पक्षांतरणों का गुणनफल या पक्षांतर निकालो इसके सारे। तो कैसे निकालोगे पक्षांतरण, देखो 1 2 3 वाले का बनाओगे तो 1 3 1 2 और 5 7 और 5 6, इस प्रकार से बताया हुआ है। तो अब पक्षांतरण संख्या देखो 1 2 3 और ये 4, तो पक्षांतरण की संख्या क्या है, सम है। चूंकि पक्षांतरणों की संख्या सम है तो ये सम क्रमच हो जाएगा। समय, अतः f सम क्रमचय। और यदि यही विषम संख्या होती तो क्या हो जाता, यदि यही क्रमचय की संख्या क्या हो जाती, यदि यही क्रमचय की संख्या क्या हो जाती, विषम संख्या हो जाती, तो क्या हो जाता, विषम क्रमचय हो जाता। ठीक है, अब नोट लगा के लिखो 2-3 पॉइंट, और फिर हम आगे कल की क्लास में करेंगे। नोट लगा के लिखो। पहला पॉइंट कि जो पक्षांतरण होता है वो क्या होता है, सदैव समक्रमचय होता है। पक्षांतरण सदैव, सॉरी समक्रमचय नहीं, पक्षांतरण सदैव विषम क्रमचय होता है। पक्षांतरण जो होता है वो सदैव विषम क्रमचय होता है। दूसरा तत्सम क्रमचय, समक्रमचय होता है। तत्सम क्रमचय जो होता है वो समक्रमचय होता है, क्योंकि इसे दो पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। दो पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। एक तो पक्षांतरण क्या होता है, सदैव विषम क्रमचय होता है। एक तत्सम क्रमचय जो होता है वो समक्रमचय होता है, क्योंकि इसे दो पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो देखो किस प्रकार से लिखा जाता है वो भी बताता हूं मैं आपको। 1 2 और 2 की इमेज 1 पर, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसको हम क्रम चक्रीय में बदलेंगे तो 1 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज 1 पर, है ना। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको, 1 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज 1 पर। इसको वापस यदि कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 1 पर, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या कर सकते हैं बताओ, ऐसे तो करेंगे 1 की इमेज 2 पर, 1 की इमेज 2 पर और 2 की इमेज 1 पर, तो 1 की इमेज 1 और 2 की इमेज 2, ये आपका तत्सम क्रमचय आता है। तो तत्सम क्रमचय जो आता है वो दो पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में आता है। ऊपर देखो दो पक्षांतरणों गुणनफल के रूप में आया है ना, तो दो पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में आ गया, इसका मतलब तत्सम क्रमचय की संख्या क्या होती है, सम, और सम होने का नहीं क्या हो गया, समक्रमचय। तो पक्षांतरण तो क्या होता है, सदैव विषम क्रमचय होता है, और जो तत्सम क्रमचय होता है वो क्या होता है आपका, समक्रमचय होता है। थर्ड पॉइंट, समक्रमचयों का गुणनफल समक्रमचयों का गुणनफल सम और विषम क्रमचयों का गुणनफल विषम, ये बहुत काम आने वाले हैं आगे वाली थ्योरम में, तो इसलिए इनको ध्यान से लिख लेना। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, विषम क्रमचयों का गुणनफल गुणनफल भी सम होता है। सम क्रमचयों का गुणनफल भी सम होता है और विषम क्रमचयों का गुणनफल भी क्या होता है, सम होता है। लेकिन एक सम और एक विषम क्रमचय का गुणनफल क्या होता है, विषम क्रमचय होता है।
समक्रमचय और विषमक्रमचय का गुणनफल, विषम होता है, विषम क्रमचयता, क्योंकि ये सारी चीजें काम आने वाली है आपके, इसलिए ये जो दोनों पॉइंट मैंने लास्ट वाले लिखा है ना, ये आपके एक थ्योरम कराऊंगा मैं कल, और उस थ्योरम में ये दोनों ही काम आने वाले हैं। तो ठीक है ना। तो सम क्रमचय गुणनफल तो क्या होता है, सम होता है, और विषम क्रमचय गुणनफल भी क्या होता है, विषम होता है, लेकिन एक सम और एक विषम का क्या होता है गुणनफल, विषम होता है। ठीक है ना। और कल हम करेंगे एकांतर ग्रुप से स्टार्ट, एकांतर ग्रुप की थ्योरम करेंगे, और अपने 5 से 6 एग्जाम्पल हैं उनको कर लेंगे कंप्लीट, और अपना ये यूनिट हो जाएगी कल, या तो देखो कल हो जाएगी, या फिर ये 4th लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। और वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। अब वैसे भी आपके देखो क्या हो गया कि 3 यूनिट का सिलेबस कर दिया। कितने यूनिट का सिलेबस कर दिया, 50% सिलेबस कर दिया। आपकी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो कितने कर दिया, 50% सिलेबस कर दिया। तो इसका मतलब आप मान के चलो कि 2.5 से 3 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, 2.5 से कितनी यूनिट पढ़नी पड़ेगी, 3 यूनिट। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स की अपनी कितनी यूनिट हो गई, अपने क्या बाकी है, 3rd यूनिट के एग्जाम्पल्स बाकी है। वो एग्जाम्पल्स कंप्लीट होने के बाद में क्या हो जाएगी, अपनी 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं कॉम्प्लेक्स में तो आपको उतनी ही करवाऊंगा, 3 यूनिट। ठीक है। अब रही बात एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अपनी यूनिट नंबर चल रही है फर्स्ट। 1 यूनिट होने वाली है, 1 से 2 लेक्चर में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और फिर हम करेंगे 2nd यूनिट, और फिर 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे, दो यूनिट उसकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम 3rd पेपर करेंगे मैकेनिक्स। ठीक है। और मैकेनिक्स में हम यूनिट 1, 2, 3 ये करेंगे। ठीक है ना। अब आपका फायदा होगा कि 50% सिलेबस हो गया, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो, नोट्स बनाओ अपने, और नोट्स बनाकर इनको क्या करो, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करो आप। अब आपके पास टाइम कम है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है अब आपको एग्जाम में टाइम इतना नहीं देंगे। आप ये सोच रहे हो कि सर 50% सिलेबस भी कर दिया और टाइम भी आराम से दे देंगे खूब, क्योंकि टाइम नहीं देंगे, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो है या तो मई के फर्स्ट वीक में या 2nd वीक में स्टार्ट कर देंगे आपका। ठीक है ना। इसलिए तैयारी में जुट जाओ और मेहनत से तैयारी करो। और वैसे भी बीएससी फाइनल में क्या होता है, परसेंटेज का स्कोरिंग है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा स्कोरिंग यदि होता है तो कौन सी क्लास में होता है, आपका बीएससी फाइनल ईयर में। इसलिए मेहनत से जुट जाओ और बढ़िया से मेरे नोट्स जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करे हैं वो सारे अच्छे से पढ़ो, वहां से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं होती है। ठीक है ना। इसलिए अच्छे से 3-3 यूनिट सब में तैयार करो आराम से, और रिकॉर्ड बनाओ। कम से कम मैथ्स में आपके 140 प्लस आने चाहिए नंबर, तब आपको पढ़ाया हुआ ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ाया बच्चों को। ठीक है ना। इसलिए 140 प्लस लाना है, 150 में से अपने को रिकॉर्ड दर्ज कराना है। ठीक है ना। और अब आगे वाले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।